नमस्कार साथियों, मैं रुद्र प्रकाश शर्मा एक बार पुनः आप सभी का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे कि आरएस के इंटरव्यू में हमें किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना है और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको हमें इंटरव्यू से पहले कवर करना है ताकि हम कॉन्फिडेंटली और एक सही तरीके से अपीयर हो सकें और जो डिजायर्ड हमारे मार्क्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। मैं पूर्व में भी इस बात पर जोर देता रहा हूं साथियों, इंटरव्यू डिसाइडिंग फैक्टर है। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या पोस्ट मिलेगी, ये सब इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। पूर्व में मैं एग्जांपल बता चुका हूं साथियों। पूर्व में भी एक मार्क्स के ऊपर 16 स्टूडेंट्स जो है स्टैंड करते थे, जिनमें से कुछ को स्टेट सर्विसेज, कुछ को सबऑर्डिनेट सर्विसेज और कुछ को कुछ भी नहीं मिला। सो यू कैन अज्यूम कि इंटरव्यू का कितना बड़ा योगदान रहने वाला है। इंटरव्यू आपको टॉप 10 रैंक में भी पहुंचा सकता है और 500 रैंक से बाहर भी कर सकता है। तो आप उस दायरे में हैं जहां पर आपका जो भविष्य है आरएएस का वो काफी हद तक आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं, बोर्ड हैं, चेयरमैन हैं, उनके ऊपर डिपेंड करने वाला है। बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ यू परफॉर्म। और इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और उसी के ऊपर आज हम और चर्चा करेंगे। पूर्व में हम काफी कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से हमारी प्रोफाइल रहने वाली है, हमारा बैकग्राउंड कैसा रहेगा, क्या हमें एजुकेशन में के संबंध में करना है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे जो भी साथी नए जुड़े हैं कि उनको क्या करना है, और साथ में हम नई चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं। और ये मैं बात दोहराता भी रहा हूँ कि एक सेपरेट कॉपी आप जरूर बनाएं ताकि आप जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं आप अपने आप को एक अज्यूम करके चलें कि अगर आप इंटरव्यू लेने वाले होते तो किस प्रकार के प्रश्न आप पूछते, तो ठीक उसी प्रकार से आप सोचे और उसके उत्तर भी आपके पास होंगे। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है कहीं ना कहीं उसके एक दिमाग के कोने में उसका उत्तर भी होता है। उसके उस उत्तर को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा और जो है रेक्टिफाइड कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर उसको हम बना सकते हैं थोड़ा सा टिप्स के द्वारा। आपके जो सीनियर्स हैं, पूर्व के जो सिलेक्टेड जो आपके बैच वाले हैं, उनसे आप डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज दें ताकि आपको ऐसा नहीं लगे जब रियल में आप इंटरव्यू देने जाएं कि मैं कहीं ऐसी जगह आ गया हूँ जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। और ज़्यादा न सोचें, बिल्कुल की काम होकर जो है इंटरव्यू आप दें। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास एज यूजुअल आई वुड स्टार्ट फर्स्ट विद माय इंट्रोडक्शन। जो भी साथी मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं प्लीज वो मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ उन तक प्रॉपरली आ रही है क्या, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। दीपक, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अगर प्रॉपरली आवाज़ आ रही है तो मैं आगे फिर बढ़ता हूँ। आई होप कि आ रही हो, अभी कोई जवाब आया नहीं है। सो फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू दीपक, ओके, थैंक यू रीमा। सो जैसा कि मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे इंट्रोडक्शन से। साथियों, जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जानते होंगे मेरा नाम रुद्र प्रकाश शर्मा है। आरएस 2013 में मेरी 244वीं रैंक थी। ओके दीपक, बाकी जो नए साथी हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। 244th रैंक थी जहां पर मुझे सीडीपीओ की पोस्ट मिली थी। और आरएस 2016 में 39th रैंक थी। और जैसा कि दीपक ने बताया अभी मैं आरपीएस हूँ। सो अब ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आरएस 2012 में भी मैंने इंटरव्यू दिया। इसके अलावा पूर्व में भी एसएससी के थ्रू भी मैं जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोबेशनरी ऑफिसर रहा, यूको बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर रहा, थोड़ा कार्यकाल था इन सबका, और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। और 2018 में भी दिया था, लेकिन मेंस मैंने नहीं दिया क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग आने वाली थी। सो ये सब तो जो है मेरे संबंध में है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपके लिए कि आप क्या जो है तैयारी आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें आप जो है ध्यान में रखेंगे। आप में से कोई ऐसा है जो वास्तव में इंटरव्यू दे रहा है? क्योंकि आई डोंट नो कि आप इनिशियल स्टेज में हैं या इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं अभी। सो अब
मेरा जो भी सेशन रहने वाला है, मैं दोनों चीज़ों को कवर करूंगा, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो या अभी जो है आप इनिशियल फेज में हो, तैयारी करने वाले हो, तो आपको आगे ध्यान में रखना है इन सब बातों को। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने पूर्व में आपसे कहा कि जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो अपनी एक अलग से फेयर कॉपी बनाकर रखें, और उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं प्राय इंटरव्यूज में, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो आरएएस का हो या अन्य किसी एग्जाम का हो। तो उसमें आपकी प्रोफाइल से संबंधित प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न तथ्यात्मक होंगे, कुछ सिचुएशनल प्रश्न होंगे। आपको एक डिफरेंट परिस्थिति में डाला जाएगा, आपको एक जो है काल्पनिक परिस्थिति में डाला जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप ऐसी परिस्थिति में होते तो आप क्या करते। मेरा भी प्री में हुआ था बट उसके बाद नहीं हो पाया सर। ओके रीमा, इट्स ओके। 2013 के बाद में आपका नहीं हो पाया, बट अगर आप कंटिन्यूअसली अगर तैयारी करते रहें तो बिल्कुल आपका जो है तो नेक्स्ट जो भी आरएएस है उसमें पूरी संभावना है, लेकिन रेगुलरिटी जो है वो आवश्यक है उसके लिए, क्योंकि आपने शायद 2013 के बाद छोड़ दिया होगा। नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि कोई एक एग्जाम में पास हो जाए और उसके बाद में वो ना हो। रेगुलरिटी या तो आपने नहीं रखी होगी या उस तरीके से तैयारी नहीं हो पाई होगी, मे भी कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं फिर से, तो आप कंटिन्यूटी जरूर रखें, लगातार निरंतरता रखें। ऐसा ना करें कि 2 महीने पढ़े और फिर 3 महीने छोड़ दिया, फिर 3 महीने पढ़े और 6 महीने तक आराम किया, क्योंकि यहाँ पर जो है निरंतरता जरूरी है। बाकी प्राप्त जो है वो लक्ष्य तो किया जा सकता है अगर आप निरंतर और लगातार अभ्यास करते रहे और पढ़ते रहे। सो फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके फंक्शनल संबंधित होंगे। फंक्शनल ऑब्वियस सी बात है, आरएएस या आरपीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको बेसिक फंक्शंस पता होना चाहिए कि उनके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य उन्हें करने पड़ते हैं। और प्रेजेंस ऑफ माइंड से संबंधित प्रश्न होंगे, ये भी हम देखेंगे किस प्रकार से पूछा जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड के प्रश्न और किस प्रकार से उनका उत्तर दिया जाता है। तो हमने पूर्व में भी ये चर्चा की, कम पूछा जाते हैं। आई डोंट नो कि दीपक आपने कभी इंटरव्यू दिया या नहीं दिया है। फैक्चुअल प्रश्न ही पूछे जाते हैं, कम नहीं पूछे जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न ही पूछे जाते हैं आरएएस के अंदर। ज्यादा जो संख्या होती है वो फैक्चुअल प्रश्नों की होती है, लेकिन फैक्चुअल प्रश्नों में हमारे पास एक उत्तर होता है नो। अगर हमें नहीं आता है तो हमें बनावटी उत्तर नहीं देना है, सिंपली से सॉरी सर, आई कुडंट रिकॉल इट और आई डोंट नो। सबसे सिंपल आंसर है अगर आपको नहीं आता है, लेकिन बेहतर ये है कि हम उन उत्तरों को यस में तब्दील करें ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आए, क्योंकि 70, 80 और 60 और 50 मार्क्स में बहुत सारी चीज़ों का अंतर पड़ने वाला है। सो आपके नाम का आपको पता होना चाहिए, कोई हिस्टोरिकल जो उससे अगर रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी है उससे आप इसको कनेक्ट करके देखें। सिमिलरली आपके पेरेंट्स की जॉब प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, वो जो कार्य करते हैं आपने उसी को अपना करियर क्यों नहीं चूज किया, उसको आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपकी स्कूलिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सब सीबीएसई से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, दोनों में अंतर क्या है, चेयरमैन कौन है, स्कूल कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा आपके कॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कॉलेज के आपके वाइस चांसलर कौन है, मिनिस्टर कौन है। इसके अलावा एजुकेशन से संबंधित कौन सी स्कीम्स हैं, आपके कॉलेज से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, स्कूल से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या स्पोर्ट्समैन हैं जो निकले हुए हैं जिनको आप आदर्श मानते हो। तो ऐसे प्रश्न जो है प्राय पीछे पूछे गए हैं, आपसे पूछने के चांसेस हैं। और इसी प्रकार से स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर कौन होता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के चांसलर कौन होते हैं, इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त आपको जो है आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर काफी वर्कआउट करना है। बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी डिग्री डिप्लोमा आपने किया हो, नेट, जेआरएफ, सेट, बीएड एक्सेट्रा, उन सब का आपको पता हो कि आपके पास बेसिक सब्जेक्ट्स क्या थे और बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। कोई डीप में आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बेसिक जो एक नॉर्मल एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बीएड करने वाला जो एस्पिरेंट है उसको आनी चाहिए कि वो शिक्षा के क्षेत्र में जा रहा है, तो एक थोड़ी बहुत साइकोलॉजी, टीचर साइकोलॉजी, टीचिंग के संबंध में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी, या नेट किया हुआ है तो आपके सब्जेक्ट के बारे में जानकारी, या जो भी ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट रहे हो डिफरेंट, अगर आपके सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे आपने 12th तक साइंस मैथ्स थी, उसके बाद आपने आर्ट्स ली, तो उसके बारे में वो आपसे पूछेंगे कि वो आपने क्यों चेंज किया। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। इसका काफी आसान सा उत्तर है वैसे, क्योंकि आज का जो युग है वैसे भी टेक्नोलॉजिकल युग है। साइबर क्राइम जैसे अपराध होते हैं, अगर आप पुलिस में भी जाते हैं तो, और टेक्निकल जो है आपको जो है योजनाओं को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ऑनलाइन ही उनकी मॉनिटरिंग होती है। तो आजकल पूरा जो सिस्टम है वो
एक वर्चुअल वर्ल्ड में तब्दील होता जा रहा है, और जितने ज्यादा आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे उतना ज्यादा प्रशासन को आप मदद कर पाएंगे। तो ये किसी भी रूप में आपके लिए एक रुकावट, बाधा या हिंड्रेंस नहीं है। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो आपको मदद करने वाला है। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ये प्रशासन को हेल्पफुल है और आपके सिलेक्शन में भी ये आपको मदद करेगा। और फर्दर आप जो स्कीम्स लागू करेंगे तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे, अपने सबॉर्डिनेट्स को आप आसानी से समझा सकते हैं, उनको साथ में लेकर जा सकते हैं, आपका काम नहीं अटकेगा। तो ये आपके बेनिफिट में है। तो इस तरीके के आंसर दें, ऐसा ना दें कि साहब पापा ने करवा दी इंजीनियरिंग, उसके बाद कुछ था नहीं तो सोचे कि अक्सर प्राइवेट में वैसे स्कोप नहीं रहा, अब सरकारी एकमात्र जो चीज है तो जितने भी पैसे मिलेंगे कम से कम फ्यूचर तो सिक्योर है। इस प्रकार के उत्तर नहीं देने हैं आपको, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पॉजिटिव होके और एक फॉर्मल आंसर देना है, और जिसको आप कनेक्ट कर सके अपने फ्यूचर जॉब के साथ में और वर्तमान प्रोफाइल के साथ में। इसके अतिरिक्त आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो तो उनके ऊपर आप फोकस करें। जैसे आपने स्पोर्ट्स अगर खेला है अच्छे लेवल पर, तो आपने कौन से स्पोर्ट्स को खेला है, क्या क्या उसकी टेक्निकल जो है चीजें हैं वो आपसे प्रश्न में पूछ सकते हैं। एनसीसी आपके पास रही है तो एनसीसी का ध्येय वाक्य क्या है, आपके एनसीसी के जो है अगर आप नेवल से थे तो नेवल चीफ कौन है, आर्म विंग से थे तो आर्मी के चीफ कौन है, हेड ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, अब डिफेंस मिनिस्टर कौन है, कौन कौन आपसे, जैसे अगर आपके पास में एयर विंग थी तो फिर आपसे रफाल के बारे में पूछ सकते हैं, मिग 30 के बारे में पूछ सकते हैं, एयरफोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, वायुसेना अध्यक्ष के बारे में पूछ सकते हैं, और एनसीसी आपको क्या सिखाती है और आपने लाइफ में क्या चीजों को उससे अपनाया है, किस प्रकार से ये आपके हेल्पफुल है और किस प्रकार से आगे वाली जॉब में हेल्पफुल रह सकती है। इसी प्रकार से एनएसएस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं अगर आपके पास एनएसएस रही है तो, और इसमें आप जो है क्या क्या सर्विसेज आपने दी, कौन कौन से कैंप ऑर्गेनाइज करवाए, कहाँ कहाँ पर करवाए, ये सब चीजें आप इसमें जोड़कर देख सकते हैं। इसी प्रकार से स्काउट गाइड है, वहाँ स्कूल में अगर आपके पास रही हो, कॉलेज में आपके पास रही हो तो उसको जो है आप थोड़ा सा ब्रीफली देख लें, उसके ध्येय वाक्य क्या है, उसके हेड कौन है, हेड ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर आपने ट्रेनिंग की है, और उसके जो है हायरार्की, जैसे एनसीसी आपके पास में तो आर्मी की हायरार्की आपसे पूछा जा सकता है, या पुलिस हायरार्की आपसे पूछी जा सकती है अगर आप पुलिस जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो। अगर आपकी चॉइस आरपीएस है तो आप उसके लिए भी तैयार रहें कि आपकी हायरार्की किस प्रकार से है और एनसीसी आपको किस प्रकार से उसमें हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट जो है उसमें आपका हॉबीज, इंटरेस्ट या आपकी कोई और प्रवीणता या प्रोफिशिएंसी हो किसी विशेष सब्जेक्ट में, म्यूजिक हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या गिटार अगर आप प्ले करते हो, या आप ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, आपका विजिटिंग प्लेसेस है, आपका घूमना फिरना हो सकता है, कुकिंग आपकी हैबिट हो सकती है। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखें, जो आपकी हॉबीज है वो आपके नॉर्मल रूटीन के कार्य से डिफरेंट होनी चाहिए, और वो ऐसे जैसे आप रेगुलरली कोई चीज करते हो। पूर्व में भी एक एग्जांपल आया था कि जैसे फार्मिंग वगैरह, अगर आप फार्मर हो तो फार्मिंग आपकी हॉबी नहीं हो सकती, आपका वो क्योंकि आजीविका है, वो आपका रोजगार है। हॉबी समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट जो कि आप अपने नॉर्मल रूटीन वर्क से के अलावा करते हैं, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें और उसको कनेक्ट करके देखें कि किस प्रकार से आपकी जो हॉबी है वो आपके जो है फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है या फ्यूचर जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आरएएस आरपीएस, उसमें किस प्रकार से वो हेल्पफुल हो सकती है। एक थोड़ा सा कनेक्शन करके आप देख सकते हैं और थोड़ा सा प्रिपेयर रखें। अगर आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना या देखना, तो क्रिकेट के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, आईपीएल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किसने जीता, कौन सी टीम का कौन सा कप्तान है, कितनी टीमें खेल रही हैं, क्या क्या उसके नियम है, जो है डीआरएस नियम क्या है, या इसके अलावा मार्केटिंग क्या होता है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। या फिर कोविड-19 में आपको क्या लगता है खेल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या क्या सुरक्षा जो है बरती जानी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है पूछी जाती हैं। देन आपका जॉब प्रोफाइल या जो आप वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। आपकी जॉब प्रोफाइल में आपकी प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल या फिर आपकी जो पास्ट जॉब प्रोफाइल है, उन दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आप वह जॉब छोड़कर क्यों आना चाहते हो, या पहले आपने इतनी सारी जॉब चेंज की तो आपको हम कैसे माने कि आप यहाँ पर भी टिकोगे। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और आपने पहली वाली जॉब क्यों छोड़ी या इस जॉब में क्यों आना चाहते हो, तो इसके आंसर आपके पास में होंगे। बाकी मैं एक आंसर आपको दे सकता हूँ, अगर आप प्रशासन में नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, आरएएस के लिए आपने आरएएस का इंटरव्यू दे रहे हो तो आप प्रशासन में नहीं होंगे। अदरवाइज आरएएस तो आरएएस का इंटरव्यू देने से रहा, तो आपका जो भी फील्ड होगा वो स्पेशलिस्ट फील्ड होगा,
जनरलिस्ट फील्ड नहीं होगा। आप अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते होंगे तो फाइनेंस में काम करते होंगे, या किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, या कोई और भी, अगर आप जैसे गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे वो आप किसी लोअर पोस्ट पे होंगे, टीचर हैं तो फिर टीचिंग का ही जॉब करते होंगे, या फिर आप अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो रेवेन्यू का काम करते थे। जैसे मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था तो मेरे से ये प्रश्न पूछा गया था कि आप आरएस में क्यों आना चाहते हो, वहां पर भी आप एक्सेल कर सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, आईआरएस बनोगे। तो मेरा जो उत्तर था वो ये था कि सर आरएस जो है वो एक जनरलिस्ट जॉब है, जबकि इनकम टैक्स या जो भी आपकी जॉब है वो एक स्पेशलिस्ट जॉब है, जिसमें एरिया लिमिटेड है, मोनोटोनस वर्क है, एक जैसा ही कार्य है। तो स्कोप जो है आपका लिमिटेड है, आपको एक ही प्रकार का कार्य करना पड़ता है। लेकिन आरएस में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करने पड़ते हैं, जहां पर आप जनता के साथ सीधे जुड़ते हैं, ना केवल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में बल्कि पॉलिसी मेकिंग का भी हिस्सा बनते हैं। और यह कार्य जो है अन्य किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता है। जो मशीनरी आपको मिलती है गवर्नमेंट के साथ जुड़कर काम करने की, वो किसी और विभाग में ना तो संभव है ना उनको प्राप्त होती है। तो ये आप ध्यान रखें। दूसरा, आपके जहाँ पर भी जो आप कार्य करते हैं तो आपका हेड ऑफिस कहाँ पर है, आपके ऑफिस की हायरार्की आपको ध्यान होनी चाहिए, आपका ऑफिस हेड जो है वो ध्यान होना चाहिए। जैसे आप अगर टीचिंग में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, या सेक्रेटरी कौन है, शिक्षा सचिव कौन है। इसी प्रकार से आप अगर एक्साइज में है, इनकम टैक्स में है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स के चेयरमैन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे आपकी जो वर्तमान जॉब है वो आपको आरएएस में हेल्पफुल है, या फिर हम आपको लेते हैं तो हमें इसका क्या बेनिफिट है, कि आपके पास्ट का क्या एक्सपीरियंस का क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो फिर आप ये कह सकते हो, सर चूंकि मैं एक ऑलरेडी वर्किंग में हूँ तो मुझे एक्मेडिटाइज होने में या जो इंडक्शन करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वर्किंग में, तो वर्किंग कंडीशंस के बारे में मुझे पता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में किस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो एक एटिकेट्स वगैरह, डिसिप्लिन के बारे में, पंक्चुअलिटी जो है वो मैं ऑलरेडी वाकिफ हूँ। कुछ एरियाज में मैंने काम किया हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो मैं उसकी बारीकी को जानता हूँ कि किस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जनरेशन होता है, कहाँ पर जो है टैक्स चोरी हो सकती है, उनको रोकने का क्या क्या उपाय है, वो मैं कुछ हद तक हेल्पफुल जो है उसमें हो सकता हूँ। तो आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल है वो किस प्रकार से कनेक्टेड है, बिल्कुल भी उसको नेग्लेक्ट ना करें। ऐसा नहीं करें साहब कि मैंने तो जो है आरएस की तैयारी की, काम तो कभी किया ही नहीं, तो वहाँ तो मुझे ज्यादा ध्यान में नहीं है सर, सॉरी सर, ऐसा जवाब नहीं चलने वाला है। आरएस में एक एक नंबर बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। इन बिटवीन आपकी कोई क्वेरी हो ना तो प्लीज सर, व्हेनेवर यू गेट फ्री प्लीज आंसर। कैन वी यूज सम इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंस इन मेंस इफ मीडियम इज हिंदी? बिल्कुल, आप है ना, मृत्युंजय है हमारे साथी, रैंक 12 है, अगर आप उनकी कॉपी भी देखें या फिर क्योंकि मैंने देखी है, तो हिंदी वाले ऐसे में भी उन्होंने इंग्लिश के कोर्स यूज किए थे और उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। उनके टॉप, मुझे लगता है टॉप 2-3 लोगों में नाम है कि ओवरऑल रैंक 12 थी। तो मैंने हिंदी वाले पेपर में इंग्लिश यूज नहीं की, मेरा मीडियम इंग्लिश था, लेकिन उन्होंने हिंदी में ही, हिंदी वाला जो पेपर होता है पेपर 4, उसके अंदर ही इंग्लिश के कोर्स डाले थे और उसकी वजह से उनको अच्छे मार्क्स भी मिले थे। तो कहीं पर भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप बिल्कुल कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाँ पेपर आप एक ही लैंग्वेज में रखना। मतलब आपने हिंदी में लिखना है तो पूरा हिंदी में लिखो, बीच में कुछ शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। कुछ कई टेक्निकल शब्द होते हैं ऐसे जो इंग्लिश में ज्यादा बेटर होते हैं, तो आप इंग्लिश में उसको लिख सकते हो। कहीं जैसे आरएस है तो आप जो है इसके राजस्थान प्रशासनिक सेवा से बेटर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी आप लिख सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत उसमें नहीं है। विरेंची, आई होप कि यू गोट इट, है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाउंड करती हो। तो आप हिंदी में भी इंग्लिश लिख सकते हो और इंग्लिश में भी हिंदी के वर्ड एक दो लिख सकते हो, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं है। इनमें से आप में से जो भी आरएस का इंटरव्यू अभी दे रहा है वो है ना खुलकर मेरे से चर्चा कर सकता है। बिल्कुल, जो मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं शेयर करूंगा, और जो मेरे से बन पड़ेगी मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। सो ये आपके हो गई जॉब प्रोफाइल से संबंधित प्रश्न। फिर आपके है प्लेस, विलेज और डिस्ट्रिक्ट से संबंधित प्रश्न, आपके जिले से संबंधित प्रश्न, आपके गांव से संबंधित प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है आपके क्षेत्र के अंदर, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई मॉन्यूमेंटल और हिस्टोरिकल वर्क है तो उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपके जिले की जनसंख्या क्या है, जिले में एसटी पॉपुलेशन कितनी है, एससी पॉपुलेशन कितनी है, लिंगानुपात क्या है, समस्याएं क्या हैं आपके गांव की, शहर की, वो और उनके प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हैं, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, और आपके जिले के महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन कौन है, डिग्नेटरीज कौन कौन है, आपके जिले में
कलेक्टर कौन है, एसपी कौन है, संभागीय आयुक्त कौन है, ये गुड मॉर्निंग रामकिशोर। तो इन सब बातों का आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे से इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो अलवर जिले से मैं बिलोंग करता था, तो अलवर के कलेक्टर कौन है, एसपी कौन है, और इस प्रकार के प्रश्न वहां पर पूछे गए थे। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न जो है उसमें आपको अपनी लैंग्वेज बोल के बतानी है। जैसे अगर आप, जैसे मैं अगर अलवर का रहने वाला हूँ तो मेरे को थोड़ी सी जो है अहिरवाटी आनी चाहिए। आप अगर जयपुर के हो तो आपको ढूंढाड़ी आनी चाहिए, मारवाड़ी आनी चाहिए। अगर आप पश्चिमी राजस्थान से हो, शेखावाटी में आप बोल सकते हो। अगर आप झुंझुनू, सीकर, चूरू से बिलोंग करते हो, या पंजाबी में बोल सकते हो, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से हो, और पश्चिमी राजस्थान से हो तो मेवाड़ी वगैरह में या ढूंढाड़ी में आप जो है हाड़ौती भाषा में बात कर सकते हो। वो आपसे बोलेंगे कि साहब आप जो है कोई भी 5 शब्द या 5 लाइनें बोल के बताओ इस स्कीम के बारे में, अपने बारे में, लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो आप प्रयास करें कि आप कुछ बोलें। आप हो सकता है आपकी स्टडी जो है एक शहर में हुई हो, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो लेकिन आप दिल्ली में पढ़े हो, या आप बाहर के रहने वाले हो, तब भी आपको थोड़े बहुत शब्द जो है, अगर मान लो कोई राजस्थान का नहीं है तो वो आपसे कहेंगे आपको तो यहाँ के कल्चर के बारे में नहीं पता, लैंग्वेज के बारे में नहीं पता। नॉर्मली क्या है कि मार्क्स थोड़े से कम देते हैं दूसरे स्टेट से जो आते हैं उनको। तो अगर आप थोड़ा सा अपना वर्कआउट करोगे स्पेशली राजस्थान की संस्कृति के ऊपर, अपनी भाषा शैली के ऊपर, तो आपको भी डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और समस्याएं और समाधान ये दोनों सब आपके पास में ही है। आपके गांव की जो समस्या है वही सबकी समस्या है, शहरों की भी लगभग सेम ही समस्या है। जनसंख्या वृद्धिकरण हो, लिंगानुपात का कम होना हो, अपराध में वृद्धि हो, पानी ना होना, सफाई ना होना, या फिर आपराधिक प्रवृत्ति का अधिक होना, बिजली कट ऑफ होना, या बेरोजगारी होना, गरीबी होना, ये सब जो है सभी समस्याएं सभी शहरों में है। शहरों में थोड़ी सी और समस्या हो जाती है, ट्रैफिक की हो सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी हो सकती है, बिजली का फ्रीक्वेंट कट हो सकता है, या चोरी चकारी ज्यादा हो सकती है, नकबजनी हो सकती है। गाँव में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती, इसकी चैन स्नैचिंग वगैरह की। तो शहरों में ये समस्याएं हैं। इसके सोल्यूशन भी ऐसे ही हैं कि भाई आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सीसीटीवी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी फोर्स को हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं, ज्यादा भर्ती कर सकते हैं, हम टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको प्रोफिशिएंट बना सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के द्वारा। लोगों को रोजगार के लिए स्टार्टअप्स को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकते हैं, उनको सब्सिडी दे सकते हैं, उनके लिए रोड डेवलपमेंट करें, उनको प्रॉपर बिजली सप्लाई करवाएं। ये सब चीजें ध्यान में रखें। और कुछ जो है टैक्सेस में हम रिलैक्सेशन दें, उनको अलग से जो है जमीन आवंटित करें। ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। किसानों की क्या समस्या है, और आप अगर ग्रामीण परिवेश से हैं तो किसानों की क्या समस्याएं हैं, कैसे उनको दूर कर सकते हैं, कैसे उनकी रेगुलर आय को बना सकते हैं। ये सब चीजें जो है एक इंटरव्यू का हिस्सा है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कीजिएगा। इसके अलावा आपके आइडल कौन है, आपके आदर्श व्यक्ति कौन है, उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा। आप उसमें जो है आपसे ये भरवाया जाता है, जब आप परफॉर्मा भरेंगे इंटरव्यू के टाइम पर, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि आप किनको जो है आइडल मानते हो, या वो आपसे पूछ लेंगे कि आप किनको आइडल मानते हो अपना। तो अपने पेरेंट्स के अलावा, क्योंकि वो नॉर्मली वो खुद ही कह देते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स के अलावा और किसको आप आदर्श मानते हो। तो आप ऐसा मत कहना कि साहब नहीं मैंने तो अपने पिताजी को ही जो है एक ईश्वर के रूप में देखा है। सभी इस तरीके से बोलते हैं तो वो सही नहीं लगता, वो फिर वो आंसर आपका सही नहीं होगा। तो आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करें। महात्मा गांधी हो सकते हैं, BR अम्बेडकर हो सकते हैं, अब APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, सोक्रेट्स हो सकते हैं, या पास्ट की कोई भी पर्सनैलिटी जो आपको इंस्पायर करती हो, जवाहरलाल नेहरू हो, ये इन सबको, ये आपके जो है आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं। उनसे क्या सीखा, उन्होंने क्या ऐसा दिया है संविधान में, क्या उनका योगदान है, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं, जो आपने अपने जीवन शैली में अपनाई। इन सब चीजों को ध्यान रखना। केवल ऐसा नहीं कि साहब APJ अब्दुल कलाम अब आपको ये पता है राष्ट्रपति, उसके अलावा उनका कुछ नहीं पता, तो फिर वो भी काम नहीं चलने वाला। तो थोड़ा सा आप उसके ऊपर वर्कआउट कीजिएगा, और अपनी कॉपी अलग से बनाकर रखें। उसके अंदर स्पेशली जो है अलग अलग पेजेस को डिवाइड करके रखें, और उसी के अनुसार जो है तैयारी करें। देन आपको राजस्थान से संबंधित बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान की जनसंख्या क्या है, हमारे बॉर्डर एरियाज कहाँ कहाँ लगते हैं। ये जो आपकी जो कोई भी राजस्थान से संबंधित पुस्तक है, उसके जो शुरू के 2-3 पेजेस हैं उनको आप पढ़ डालें अच्छे से, 5-7 बार उनको रिवाइज कर लें। राजस्थान से संबंधित जो डेटा है वो RS इंटरव्यू में निरंतर पूछे जाते हैं। आपसे पूछेंगे कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, राजस्थान का सेक्स रेशियो कितना है, लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है, और राजस्थान सरकार द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बाल लिंगानुपात को
बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। स्वास्थ्य के संबंध में राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की जो है डेंसिटी, ह्यूमन डेंसिटी, एनिमल डेंसिटी भी पूछी जाती है कि पशु घनत्व कितना है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आरएस के इंटरव्यू में पशु घनत्व का क्या लेना देना है, लेकिन ये जब आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या लेना देना है उसका, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पिछले जो है 20 सालों से पूछे जा रहे हैं। 3 बार तो मैंने इंटरव्यू दिए हैं, तो तीनों बार जो है पूछा गया है, सभी से पूछा गया है, जो आसपास वाले भी थे, तो आप भी इसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा लिटरेसी रेट, राजस्थान की साक्षरता दर क्या है, साक्षरता दर को इंक्रीज करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इनके ऊपर भी आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिएगा। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, राजस्थान में आय कहां से प्राप्त होती है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को, राजस्थान का जो बजट है और जो आर्थिक सर्वे है, इसको आप बिल्कुल डिट्टो पढ़ के जाएं और अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि प्रश्न जो है आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। मेरे से 2 बार ये प्रश्न पूछा गया, तो 2013 वाले में भी और 2016 वाले में भी, कि राजस्थान के बजट में आय कहां से होती है, सर्वाधिक आय हमारे कौन सी मद से या कौन से आइटम से प्राप्त होती है। आप सीरियल वाइज इसको पढ़कर जाएं। इसी प्रकार से हमारे पैसा किधर जाता है और किधर आता है, कहाँ से हमारे को पैसा मिलता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितनी प्राप्त होती है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्सेस में हमें हिस्सा प्राप्त होता है, और कितना हिस्सा जो है हम विभिन्न मदों में खर्च करते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बॉर्डर एरियाज कितने हैं राजस्थान में, बॉर्डर कहाँ कहाँ पर लगता है, बॉर्डर एरियाज की समस्या क्या है, कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके जिले में अगर मान लो आपका जिला अजमेर या भीलवाड़ा से लगता है, तो आपके जिले की समस्या क्या है, वहां पर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान है तो कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, दक्षिणी राजस्थान है तो कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा राजस्थान के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं या डिग्निटरीज हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें और याद करके जाएं। जैसे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन है, हमारे रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन कौन है, हमारे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, लोकायुक्त कौन है, राज्यपाल कौन है, या मंत्री जो है महत्वपूर्ण, उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो उनके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान से वर्कआउट कीजिएगा। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास में, खासकर जो राजस्थान से बाहर के लोग हैं, उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान की संस्कृति में आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पसंद है। तो राजस्थान की संस्कृति को अगर हम देखें, तो मैं एक ब्रीफ आपको जो है आइडिया देना चाहूंगा कि राजस्थान की संस्कृति में आपको जो है एक जो 3 चीजें हैं जो डिफरेंट मिलती है राजस्थान के अंदर, वो जो कि अलग बनाती हैं राजस्थान को कहीं ना कहीं, वो है इसकी संस्कृति, जो कि कल्चर है। राजस्थान का कल्चर, जिसमें राजपूत कल्चर और आपका जो है स्थापत्य कला, ठीक है। तो स्थापत्य राजस्थान के जो भी अब आप देखो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे, गढ़ मिलेंगे, किले मिलेंगे, आपको ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर मिलेंगे। इसी प्रकार से राजपूत कला आपको देखने की मिलेगी कि यहाँ पर जो है आपको पता है विभिन्न जगह पर विभिन्न शासकों ने राज किया। मेवाड़ में अलग थे, मारवाड़ में अलग थे, और जयपुर में, ढूंढाड़ में अलग रहे, और इनकी अपनी अपनी एक अलग से शैली थी। उनकी चित्रकला शैलियों में बिल्कुल डिफरेंस जो आपको मिलेगा। तो राजस्थान के हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे कल्चर में अलग अलग चीजें, कहीं पे आपको कठपुतली नजर आएंगी, कहीं पर आपको जो है विभिन्न प्रकार के डांस नजर आएंगे, आपको यहाँ पर जो है जनजातियां मिल जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर बजाए जाते हैं, जो कि भारत में कहीं नहीं मिलते। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जो है गायन शैलियां जो है होती हैं, और यहाँ का जो कल्चर है बड़ा समृद्ध है, बड़ा पुराना कल्चर है। चाहे वो जैन साहित्य हो, चाहे यहाँ पर वो आपका जो है चारण साहित्य हो, या अन्य प्रकार की जो आधुनिक भी अगर आप बात करें, तो आधुनिक में भी, आधुनिक समय के अंदर भी काफी जो है ऐसी शैलियां हैं। मांड गायकी जैसे है, वो बड़ी प्रसिद्ध है विश्व भर के अंदर। तो उसके बारे में एक आप जरा बता सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड को कि साहब ये मेरे को बड़ा अट्रैक्ट करता है राजस्थान के संबंध में। दूसरा जो है ऐतिहासिक जो है पर्सनैलिटी जो है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि जिनका योगदान रहा स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान इन द सेंस कि हम, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के पार्ट नहीं थे राजस्थान जो है प्रिंसली स्टेट्स में आता था, बटा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ऐसी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, या अन्य हो, जिनको आदर्श मानकर जो है
लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं स्वतंत्रता संग्राम में, वो हीरो रहे हैं जिनको आदर्श माना गया है और आज तक आदर्श मानते हैं। अपने जो है स्वामी भक्ति के लिए यहाँ पर आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, चाहे पन्ना भाई का उदाहरण हो, चाहे दुर्गादास राठौड़ का उदाहरण हो, या अपने देश भक्ति के लिए अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप हो। तो ये जो चीजें हैं ये राजस्थान को विशिष्ट बनाती हैं और इनके बारे में आप बता सकते हो। इसके अतिरिक्त जो है राजस्थान के संबंध में आप बताएंगे प्रजामंडल मूवमेंट्स। प्रजामंडल आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो है बड़ा प्रजा मतलब होता है जनता, और मंडल यानी उनका घेरा, यानी कि जनता के द्वारा ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट किए गए थे जिसमें उनको जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया था और जो है सिविल राइट्स के प्रति खासकर, और बाद में वो जो है जनता जो है फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ी। इन मूवमेंट्स के कारण राजस्थान में विभिन्न जगह जो है प्रजामंडल मूवमेंट्स स्टार्ट हुए 1919 से लेकर 1947 तक ये चले। और इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि इसने आसान बनाया प्रक्रिया को, कि राजस्थान का जब विलय हुआ तो जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे राजस्थान के वो बड़ी आसानी से जो है इंडिया में मिल गए। बाकी जगह बड़ा संघर्ष सा हुआ लेकिन यहाँ पर बड़ी आसानी से मिले, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रजा की जो भावना थी प्रजामंडल मूवमेंट के द्वारा वो इंडिया की तरफ हो चुकी थी, वो इंडियंस हो चुके थे प्रजामंडल मूवमेंट के माध्यम से। तो इन सब चीजों को आप बता सकते हो, खासकर जो बाहर के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो है राजस्थान में यूनेस्को की जो साइट्स हैं उनको आप ध्यान रखें। राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया कितना है, डेजर्ट एरिया कितना है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में है, राजस्थान में डेजर्ट के क्या कारण है, ये मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में कि रेगिस्तान क्यों है राजस्थान में, उसका क्या कारण है, और सेम की समस्या जो जहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल है वो क्या है, उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। राजस्थान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, भामाशाह हो, जननी सुरक्षा योजना हो, आम आदमी बीमा योजना हो, ये इस प्रकार की जो भी योजनाएं हैं आप उनको बाइफरकेट करके रखें। 5-5 योजनाओं को आप याद रखें, आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा राजस्थान में सनराइज इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान एक लो इनकम, अभी भी आपको पता है बीमारू स्टेट्स में शामिल किया जाता है, लो इनकम ग्रुप स्टेट्स के अंदर है। तो हम अपने स्टेट्स का कैसे विकास कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, या इसके अलावा पेट्रोलियम के जो साधन है, या टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना हो, तो या उद्योगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी जमीन है हमारे पास में, तो उनको हम किस प्रकार से उसका विकास कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो है बढ़ावा दे सकते हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्या मेन प्रॉब्लम्स आती हैं, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, कम विकास हो, या स्किल डेवलपमेंट ना होने हो, या लिटरेसी रेट कम होने के कारण जो है वो वर्कफोर्स नहीं मिल पाती, ह्यूमन कैपिटल उतनी क्वालिटेटिवली जो है प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये सब चीजों को जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ये सब चीजें आपको आरएस मेंस में भी हेल्प करने वाली हैं। आप जितना अपने दिमाग को जो है खोलेंगे, जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, उतना ज्यादा आपको उत्तर भी मिलेंगे, उतना ज्यादा आसानी से आप जो है अपने आप को प्रेजेंट भी कर पाएंगे। इसके अलावा जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, किन किन चीजों को दिया गया है राजस्थान में। राजस्थान से आपको पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अभिप्राय होता है कि कोई भौगोलिक क्षेत्र के कारण किसी चीज का नाम हो जाना, जैसे बीकानेरी भुजिया बीकानेर के नाम से ही वो चल रही है, या फिर जैसे अगर आप देखें तो दार्जिलिंग चाय, तो दार्जिलिंग के नाम से वो चाय बिकती है, चाय हर जगह होती है, लेकिन क्योंकि उस क्षेत्र विशेष के कारण उसकी पहचान है। तो राजस्थान में भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको क्षेत्र विशेष से, जैसे कोटा डोरिया साड़ी हो गई हो, या बगरू प्रिंट है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से जीआई टैग मिले हुए हैं। पिछले सालों में ये प्रश्न इंटरव्यूज में पूछे गए हैं निरंतर कि आप बताएं राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी है, महिला विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, और खासकर जो महिलाएं हैं जो इंटरव्यू देने वाली हैं तो उनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महिला विकास से संबंधित कौन कौन सी स्कीम है। एक है ना कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव से क्या अभिप्राय होता है, ये सब एक के लिए एक सब के लिए, तो वो आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखना, कोऑपरेटिव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान वाटर स्केर्स स्टेट है, तो आपको जो है पानी के हम जो है आवक करने के लिए या फिर उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं चला रहे हैं, जल स्वावलंबन अभियान हो या नई कोई भी योजना चलाएगी, जो रोजगार से संबंधित कौन सी योजनाएं जो है राजस्थान में चलाई जा रही हैं। राजस्थान में लिटरेसी रेट काफी कम है, तो साक्षरता दर को बढ़ावा देने के लिए हम कौन सी योजनाएं चला रहे हैं। इसी प्रकार से राजस्थान का सेक्स रेशियो क्या है और किस प्रकार से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, सेक्स रेशियो कम होने के क्या कारण है, और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सेक्स रेशियो बढ़ावा
देने के लिए चलाई जा रही है वर्तमान में। इसके अलावा राजस्थान में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। और टूरिज्म का अभी आपको बताओ, आरएस मेंस में तो प्रश्न ही आया था कि राजस्थान के जो है पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, तो इस प्रकार की जो है चीजें इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। इसके अलावा रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए हम और क्या क्या चीजें हैं जो राजस्थान में कर सकते हैं, राजस्थान में ग्रामीण विकास को हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं या चलाई जानी चाहिए। आप प्लीज एक अलग से सेपरेट कॉपी जरूर बना के रखें, इंटरव्यू में जो है आपको ये बड़ा मदद करेंगी। और जैसे ही आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं तो जो साथी पहले इंटरव्यू देके आते हैं उनसे लगातार टच में रहें, हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखें कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। यूट्यूब देखते रहें, यूट्यूब पे बड़ी चीजें आती है क्योंकि कई कोचिंग सेंटर्स जो है डालते रहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। मॉक इंटरव्यूज ज्यादा से ज्यादा दें और पूर्व के जो इंटरव्यूज हैं लोगों ने जो दिए हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस जरूर सुने, ताकि आपको ये एक दिशा दे सके कि आपको किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करना है इंटरव्यू के टाइम पर। इसी प्रकार से राजस्थान में हेल्थ या स्पोर्ट्स के संबंध में कोई योजना हो, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है तो किस प्रकार से उसको डेवलप कर सकते हैं। दूसरे स्टेट्स के मुकाबले हमारे यहाँ मेडलिस्ट की जो संख्या है वो काफी कम है। और इसी प्रकार से स्वास्थ्य के संबंध में राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, अभी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा की गई हैं, किस प्रकार से हम और ज्यादा बेहतरी कर सकते हैं, किस प्रकार से हम महामारी से बच सकते हैं, या एज ए एसडीएम आप क्या ऐसे एफर्ट्स करोगे कि जो है लोगों में इसका संक्रमण ना फैले। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ टेक्निकल बातों के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। जो साथी अभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ में वो प्लीज बीच बीच में प्रश्न जरूर पूछते रहें, और अगर कोई समस्या हो आवाज से संबंधित या कोई टेक्निकल इश्यूज हो तो उसके बारे में भी बताते रहें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरव्यू के संबंध में, अभी भी आपके पास तकरीबन 2 महीने का समय है। नवंबर से पहले तो किसी भी सूरत में लगता नहीं है इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान दें। वो है करंट अफेयर्स, और डेली कोई ना कोई न्यूज अखबार में आती है, तो आप अपनी कॉपी में जो एक टॉपिक, आपको कहीं पे भी ऐसा कोई तथ्य ज्यादा उसमें नहीं लिखने, करंट अफेयर्स में ज्यादा तथ्यों का योगदान नहीं होता, लेकिन जो हाईलाइटेड इश्यूज होते हैं उनके ऊपर जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कोविड-19 के आपको बेसिक पता होने चाहिए। ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ फैली, किस प्रकार से ये भारत में आई, भारत में पनपी, क्या गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट किए गए, क्या किए जा सकते थे, या गवर्नमेंट का फेल्योर रहा, या सरकार या जनता ने सहयोग नहीं किया, या फिर प्रशासन का उसमें इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा, या प्रशासन कितना सक्सेसफुल रहा है, और कैसी कैसी समस्याओं लोगों को आई, और क्या हमने इससे सीखा जो भविष्य में इससे इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है, कोई भी महामारी आती है तो उससे हम डील कर सकें। या कोविड-19 के दौरान जो लोग बेरोजगार हो गए उनके लिए हम क्या योजनाएं ला सकते थे, क्या जो एफर्ट पूर्व में लिए गए हैं वो सही है, पर्याप्त है या नहीं है, तो इन सब के ऊपर आप थोड़ा सा वर्कआउट करें। कोविड-19 का पहले बेसिक ध्यान रख लें, इसके ऊपर ही चलने वाला है आपका इंटरव्यू। ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी से कोविड-19 के बारे में नहीं पूछे, तो जो ज्वलंत मुद्दा होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। कई बार तो आपका इंटरव्यू आपकी हॉबीज और आपकी प्रोफाइल या आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के इसको हटा के केवल करंट के ऊपर ही केंद्रित हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है। सभी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि जो वर्तमान में चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस करें, rather than कि फोकस करें कि आपने क्या किया हुआ है या आपका क्या प्रोफाइल रहा हुआ है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की जो है अभी आपको पता है कि बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, 23% से भी ज्यादा, तो अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो क्या एफर्ट लेते, आप प्रधानमंत्री होते या आप मुख्यमंत्री होते अपने राज्य के, तो क्या क्या जो है प्रयत्न आपके द्वारा किए जाते हैं, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को वापस से पुनर्जीवित करेंगे, किस प्रकार से उसको जो है एक नई दिशा आप देंगे। इसके अलावा बॉर्डर इश्यूज अभी वर्तमान में काफी देखने को मिल रहे हैं। चाइना के साथ में आपका जो है इशू है तो वो किस प्रकार से रिजोल्व होगा, क्या इशू क्या था, क्यों ये हुआ, पूर्व में भी ऐसा क्यों रहा है, या पाकिस्तान के साथ में कोई इशू है तो वो क्यों है। धारा 370 का जैसे 1 साल हो गया, तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या उसका लाभ मिला नहीं मिला, क्या उसका बेसिक था, धारा 370 क्या है, 35A क्या है, ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टेररिज्म की समस्या है तो क्या पूर्व में जो टेररिज्म होता था अभी जो है नोटबंदी के बाद में या धारा 370 हटाने के बाद में क्या वो उसमें कोई फर्क पड़ा है, वो आपका एक इशू हो सकता है। साइबर क्राइम से संबंधित आजकल काफी जो है आपको देखने को मिलेंगे कि लोगों को जो है भोले भाले जो लोग हैं उनको बड़ा फंसा देते हैं। भोले वाले क्या, अच्छे खासे लोग जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं,
तो उनको उनके ऊपर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में बड़ी वृद्धि हुई है। अभी आपको तिजारा वाला इशू देखने को मिलेगा 2-3 दिन पहले, रोज कोई ना कोई छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार के मामले या फिर गैंग रेप के मामले सामने आते हैं। तो किस प्रकार से विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, किस प्रकार से समाज में उनके समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, या महिला सुरक्षा के प्रति हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो भारतीय पर्सनैलिटीज को या राजस्थान की पर्सनैलिटीज को मिले हैं, उनके ऊपर आप ध्यान रखें। करंट इवेंट्स जो चल रहे हो, स्पोर्ट्स में हो या अन्य कोई, या जैसे संसद वगैरह चल रही है, तो आप पूछ सकते हैं कि संसद में आजकल बड़ा हंगामा हो रहा है, तो क्या ऐसा चीजें हैं क्योंकि संसद में हंगामा होता है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्या संसद क्या जो है वो उनको कोई विशेष अधिकार है, क्या वो विशेष अधिकार है, उनके ऊपर भी आप ध्यान दें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं संसद से संबंधित या विधानसभा से संबंधित, उनको आप ध्यान रखें। इसके अलावा स्पोर्ट्स में जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो कहाँ पर हो रहा है, कौन सा सीजन है, इससे पूर्व में कहाँ हुए, किसने जीता या कितनी टीमें खेल रही हैं, क्या उसके नियम है, ये जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आई मेड इट क्लियर। करंट से और भी कई प्रश्न हो सकते हैं करंट से संबंधित। सुशांत सिंह जो है मामला बड़ा हाईलाइटेड है, तो उसके ऊपर बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आजकल जो है आपको दिखेंगे कि कंबाइंड जो है फैमिली सुसाइड के मामले भी नजर आ रहे हैं, तो वो सारे जो इश्यूज हैं वो आपके इंटरव्यू का हिस्सा होने वाले हैं। तो आप एक अलग से कॉपी बनाकर रखें, उसमें कम से कम आप 50 टॉपिक तो आप तैयार करें। आपका इंटरव्यू जब तक होगा तब तक 50 टॉपिक में से 10 टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको तो आप बिल्कुल एक बारीक से बारीक चीजें याद रखें। क्योंकि ये याद रखें कि जो आपका अगर इंटरव्यू शुरू में है तो पहली चीज तो आपको पता नहीं होगा, तो बड़ा रैंडम होगा, लेकिन बाद में होगा ना तो वही जो इश्यूज पहले वालों से पूछे गए उसी को और ज्यादा डीप में पूछेंगे। तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर और अधिक ध्यान दीजिएगा। आपको तथ्यों पर नहीं जाना है, करंट अफेयर्स में बेसिक चीजें उनके बारे में पता होनी चाहिए, और उसको जो है किस प्रकार से प्रशासन से जोड़कर देख सकते हैं उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। देन आपसे एक जो प्रश्न है, जो अभी कई लोग हमारे साथ में जो अभी जुड़े होंगे, जो अभी तैयारी भी करना चाहते हैं, ये प्रश्न उनके लिए भी है, और ये प्रश्न उन सभी के लिए है जो आरएएस का इंटरव्यू देने वाले हैं। उनसे पूछा जाएगा कि आप आरएएस क्यों बनना चाहते हो, या आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आप में से कोई जवाब दे पाएगा। तो मैं जवाब तो देने वाला ही हूँ, मैंने लिखे हुए भी हैं। इसके अलावा भी अगर आप में से किसी का कोई जवाब हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है, तो हमारे लिए एक नई एस्पेक्ट मिलेगी। आप सभी के पास कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, एक सच जो होगा ना वो आप जरूर बताएं मुझे कि यार मैं आरएएस इसलिए बनना चाहता हूँ। कोई हो सकता है बचपन की ड्रीम हो किसी की, और किसी को जो है किसी ने किसी को देखा हो, उससे वो इंस्पायर हो गया हो, किसी को ऐसा लगता है कि जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे फादर जो है कांस्टेबल थे, और तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो है एक ऑफिसर के रूप में हूँ, जिस थाने में वो कांस्टेबल है मैं उसी थाने में एज ए डीवाईएसपी या आईपीएस जो भी मेरी एक पोस्ट में जो अचीव कर सकता हूँ करूँ, और शायद मैं वो कर भी पाया क्योंकि मैं उसी थाने में एज ए डीएसपी भी लगा। तो इसी तो आपके भी हो सकता है कोई ना कोई ऐसे अरमान हो, आपकी कोई एम्बिशन हो सकती है, तो वही चीज आपको आरएएस के इंटरव्यू में बतानी है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम रिफाइन करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आपका उत्तर जो है वो दे सकूं, और साथ में आपको आप ही के उत्तर को और थोड़ा सा रिफाइन भी कर सकूं। अभी तक आपका कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं भी शायद आप में से कई जो है वो इंटरव्यू नहीं भी दे रहे होंगे, लेकिन आपने सोचा जरूर होगा कि मैं आरएएस क्यों बनना चाहता हूँ, या मैं क्यों सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ। ये तो तय है कि जो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए ही चाहिए। तो उसमें आईएएस आईआरएस बनना कईयों का सपना होता है, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट जो गोल है वो यही है कि मैं प्रशासन के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचूं। तो राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान के स्टेट लेवल पर सबसे अच्छी सेवा आरएएस की है। उसी प्रकार से अगर सेंट्रल लेवल पे या फिर हम ओवरऑल बात करें तो आईएएस जो है बेस्ट सर्विस है। तो वो आपकी एम्बिशन हो सकती है, आईएएस हो सकती है, आईपीएस हो सकती है, आरएएस हो सकती है, या आरपीएस हो सकती है। तो आप आरएएस क्यों बनना चाहते हो, इसका जो उत्तर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है आरपीएससी के अंदर कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आरएएस ऑफिसर, तो आप ये कहेंगे साहब कि मेरा जो है ये जीवन का लक्ष्य रहा है कि मैं मध्यम वर्ग से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा उत्तर है, आपका उत्तर इससे डिफरेंट हो सकता है। आप निम्न वर्ग से हो सकते हो, उच्च वर्ग से हो सकते हो, आप किसानों के बच्चे हो सकते हो, आप उद्योगपतियों के बच्चे हो सकते हो। तो आपका बैकग्राउंड उसी प्रकार से आपका उत्तर होना चाहिए कि साहब मैं जो है किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मुझे जो प्रशासनिक जिन भी मैंने अधिकारियों को देखा तो मुझे इसका महत्व पता लगा कि प्रशासन जो है कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जो समस्याएं मैंने जो है एक किसान के पुत्र के रूप में या मेरे पिताजी को देखी परेशानी करते हुए, मुझे लगता है कि मैं आने वाले समय में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन परेशानी को दूर कर सकता हूँ,
और मैं जो है, क्योंकि उनका जो एक रुतबा है ग्रामीण क्षेत्र में जब वो आते हैं तो उनको पहचान मिलती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो पहचान मुझे भी मिले और मेरे माध्यम से मेरे माता पिता को सम्मान मिले, मेरे समाज को सम्मान मिले। ये मेरा जो है एक लक्ष्य है, या मेरा जो है बचपन से ही सपना रहा है कि मैं जो है इस प्रकार से किसी भी जो मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ, तो मेरे पास जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है उसमें मैं एक्सेल कर सकूँ, वो मैं जो है आरएस के थ्रू ही वो संभव है। तो आई होप कि आप ऐसा ही कोई उत्तर जो है दे सकते हैं, लेकिन जो भी उत्तर दें आप ध्यान रखें, आप एक जो है ना लड़खड़ा रहनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बनावटी उत्तर है, बिल्कुल दिल से उत्तर आना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में उत्तर आए, ओवर थिंकिंग ना हो। ऐसा नहीं हो कि साहब और मैं इसलिए आरएस बनना चाहता हूँ, ये जो है ना इस तरीके से नहीं करना है। आप बिल्कुल एकदम 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 सामने अपने आप को प्रेजेंट करें, बिल्कुल वो आपको कोई खाने वाले नहीं है, वो आपका केवल सिलेक्शन करेंगे, रिजेक्शन करने वाले वो नहीं है, वो केवल सिलेक्शन करने वाले हैं और आपका सिलेक्शन होगा। आप अपने आप को प्रेजेंट करें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, जो आपका ड्रीम है आप वो बता दें, लेकिन ये भी नहीं कि साहब बचपन से ही सपना था कि नीली बत्ती में घूमूं और पूरे लोगों को मैं बता दूं, चश्मा लगा के घूमूं कि कोई आया है, कि तेरा भाई आया है, और ये वो इस तरीके के आंसर नहीं देने। बिल्कुल अपने को डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है और साथ में जो सच्चाई है कहीं ना कहीं दिल की, वो भी उसके साथ में रखनी है। इसके अलावा आपका उत्तर हो सकता है कि साहब जो है आरएस आरपीएस अधिकारियों की जो या आईएएस अधिकारियों को जो समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, जो सम्मान मिलता है, जो उनको एक रिकॉग्निशन मिलती है, वो किसी और सेवा में नहीं मिलती। इसके अलावा सर सामाजिक जो है मेरा एक झुकाव है कि सामाजिक कार्य मैं करूँ लोगों से। नमस्कार महेंद्र, तो कल भी ये बात हो रही थी कि क्यों हम आरएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि साहब ये मेरा सपना रहा है, मैं अपने माता पिता को सम्मानित करना चाहता हूँ इसके द्वारा। और इसके अतिरिक्त मैंने जो समस्याएं या मेरे पिताजी ने जो समस्याएं देखी है या मैं जो समस्याएं पाता हूँ, मुझे लगता है कि वो समस्याओं को मैं केवल एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बनकर ही दूर कर सकता हूँ। इसके अलावा सामाजिक वर्ग में मेरी बड़ी रुचि है। तो आपके से नेक्स्ट प्रश्न किया जाएगा कि साहब सामाजिक वर्ग तो आप प्राइवेट में भी कर सकते हो, जहाँ पर हो वहाँ पर भी कर सकते हो, उसके लिए आपको आरएस बनने की कहाँ जरूरत है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सामाजिक जो कार्य है वो कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन जो अथॉरिटी के साथ में, जो प्राधिकार के साथ में सामाजिक कार्य किया जा सकता है लार्ज स्केल के ऊपर, वो केवल गवर्नमेंट सर्विस में किया जा सकता है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैं जितना एरिया कवर कर सकता हूँ, जिस मशीनरी का प्रयोग मैं कर सकता हूँ, वो मुझे निजी तौर पर नहीं मिलेगी। आप जो आपने अभी देखा होगा कोविड-19 के दौर में भी लॉकडाउन लगाया, तो ये कार्य कोई प्राइवेट संस्था नहीं कर सकती थी कभी भी। लॉकडाउन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता किसी भी निजी संस्था के द्वारा, क्योंकि इतना सारा पैसा चाहिए था, इतनी सिक्योरिटी चाहिए थी, इतना प्रशासन चाहिए था। ये सब किसके पास में है? कोई भी आपदा होती है तो केवल कौन डील कर सकती है? केवल सरकार डील कर सकती है। सरकार की जो मशीनरी है वो अनपैरेलल्ड है। कितनी भी बड़ा जो है औद्योगिक घराना हो, वो 1% भी कार्य नहीं कर सकता जो सरकार कर सकती है। सरकार का जो लेवल है, जो जिस स्तर पे वो कार्य कर सकती है या करती है, वो अनपैरेलल्ड है। तो आपके पास में जो एक अथॉरिटी मिलती है एज एन आरएएस ऑफिसर या एज एन आरपीएस ऑफिसर, जो मशीनरी आपके पास में सामाजिक कार्य करने के लिए, वो कहीं और नहीं मिल सकती। आपका जो कार्य का जो क्षेत्र है वो इतना वास्ट है कि वो अन्य किसी कार्य में आपको नहीं मिलेगा, अन्य किसी जॉब में आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये उत्तर भी आप दे सकते हैं कि साहब सामाजिक कार्य करना मेरा जो है लक्ष्य है कि मैं समाज सेवा करूं, और समाज सेवा में जो मशीनरी, जो संसाधन राज्य के पास होते हैं वो किसी के पास नहीं होते, और जो अथॉरिटी, जिस प्राधिकार के साथ में मैं कार्य करना चाहता हूँ, वो केवल यहीं से संभव है। और साथ में मुझे सोशल रिकॉग्निशन भी चाहिए, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकूं। मैं एक गरीब तबके से आता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा जो है मेरा कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई सपना नहीं है कि मैं जो है बहुत बड़ी गाड़ी में घूमूं या इसमें घूमूं, लेकिन मेरा ये सपना जरूर है कि मैं मेरे माता पिता को वो खुशी दे सकूं जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में लोग देते हैं, या जो एक मिलती है पहचान जो उनको मिलती है। आपको पता है कि फैमिलीज जो है उनका नाम होता है, उससे कई गाँवों का नाम होता है, फलाना गाँव का। जैसे मेरा जब सिलेक्शन हुआ, आई होप कि मैं बोर नहीं कर रहा हूँ आपको, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे ग्राम में, क्योंकि मैं जो है महेशरा है मेरा गांव, कपूरथला के पास में पड़ता है, तो वहाँ के जो लोकल एमएलएज और लोकल जो कंपनीज है सिटी सीमेंट के, तो उन्होंने एक अलग से पूरा एक ऑर्गेनाइज करवाया इवेंट, और घोड़े पे बैठकर और डीजे के साथ में वो यात्रा जो है पूरे गाँव से निकली थी। ये शादी से बिल्कुल डिफरेंट है। शादी में तो आप जो है जबरदस्ती बैठाए जाते हो, तो वो आपके खुद के पैसे का होता है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप देखते हो ना कि आपको और सम्मानित कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, और उस तरीके से पूरे गांव के आगे आपके पेरेंट्स को जो है एक
अलग से सम्मान दिया जा रहा है, तो वो चीज आप कहीं खरीद नहीं सकते, कुछ भी कर लो आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। ये सिर्फ चीजें सिर्फ वहीं से आती हैं। और जो एक प्रशासनिक अधिकारी आप इस प्रकार की कोई पोस्ट अचीव करते हो, तो ये जो सम्मान आप दिला सकते हो वो आप कहीं और, मुझे नहीं लगता कि वो आप संभव है। चाहे आप आईएएस बन के करो, चाहे आप आरएएस बन के करो, ये जो एक चीजें हैं ये बिल्कुल अनपैरेलल्ड है, बिल्कुल अलग है, और ये केवल फील की जा सकती है। और मैं ये आशा करूंगा कि आप सभी लोग जो इंटरव्यू दें इस साल या आगे आने वाले समय में आरएएस की तैयारी करें, आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आपको ऐसा मौका मिले कि आप अपने माँ बाप को सम्मानित कर सकें या अपने फैमिली को, अपने समाज को जो है एक मुकाम दिला सके। आपका जो है नाम हो, आपके नाम से आपका गांव जाना जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आपके पिताजी, जब ये कहा जाए ना कि वो फलाना के पिताजी हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। वो आपके पिताजी जो है वो फील करते होंगे कि क्या मतलब है ना, उसका उनका कितना नाम हुआ होगा। तो ये सब चीजें आप यहाँ से दिला सकते हो। आपके आंसर में कन्विक्शन होनी चाहिए, आपका आंसर दिल से आना चाहिए, कोई सोच समझ के ऐसा नहीं हो आंसर, तोड़ मरोड़ के शब्दों में कोई दो मतलब आपका डबल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की जो है उसके अंदर डुअलिटी ना हो आपके शब्दों में, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर हो कि साहब ये चीज है और ये चीज यहीं से संभव है। और आप इस प्रकार से जो है अपने उत्तर को रख सकते हैं, ये मेरा ऐसा मानना है। एक और जो चीज है जो आप आरएएस बनना चाहते हो वो है चैलेंजेस, कि साहब चुनौतियां मुझे जो है पसंद है लाइफ में। तो चुनौतियां किस प्रकार की चुनौतियां, साहब एक चुनौती तो ये एग्जाम अपने आप में है, आरएएस एग्जाम अपने आप में एक चुनौती है। आरएएस प्री पास, आपको पता है आरएएस प्री पास करने के बाद भी आपको रिकॉग्निशन मिलती है। जिन्होंने अभी मुख्य परीक्षाएं पास की होगी तो वो तो एक अलग लेवल पर पहुंच गए होंगे, और जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो तो फिर अलग ही दुनिया को बिलोंग करने लग जाते हैं। ऐसा मैं नहीं सोचता, लेकिन कई लोग इस प्रकार से भी सोचते हैं, और ये भी है भी सच। कहीं ना कहीं रुतबा तो बढ़ता ही, आपके प्रति दृष्टिकोण जो है लोगों का बदल जाता है। आप चाहे बदले ना बदले, लोग आपको एक अलग दृष्टि से देखने लग जाते हैं जब आप आरएएस एग्जाम में किसी भी लेवल पे उत्तीर्ण होते हो। फाइनल सिलेक्शन पे और भी ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एग्जाम अपने आप में एक चैलेंज है। आप 5 लाख लोगों में चुन के आते हो, 10 लाख लोगों में चुन के आते हो, तो एग्जाम एक टफ एग्जाम है, स्टेट की सबसे बेस्ट सर्विस है। तो सभी लोग जो बेस्ट होते हैं उनके अंदर फाइट होती है, उसके बाद आप चुन के आते हो, तो ये एक अपने आप में चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो है वो है सिलेक्शन के बाद में इतनी डाइवर्सिटी है जॉब के अंदर, समाज में आप प्रशासन जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ में जी रहा है कि है ना, आपको हर एक चीज को डील करना होता है। समाज बदलाव से भी दौर से भी गुजर रहा है, ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, और इन सबको जो है आपको लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है, विकास भी करना है, और इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है, और आपदाओं को भी नियंत्रित करना है। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं कहीं और किसी और अन्यत्र जॉब के अंदर या किसी और जॉब नौकरी के अंदर नहीं मिलते। इसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपको जो प्रमोशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। आप जो है यहाँ से आप आरपीएस लगते हैं, आईपीएस बनते हैं, आरएएस लगते हैं, आईएएस बनते हैं, अलग अलग पदों पर जाते हैं, अलग अलग पदों पर पहुंचकर आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनते हैं। तो ये जो है दूसरे किसी और जॉब में इतना ज़्यादा आपको ये शायद ना मिले। इसके अलावा है पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, आप सरकार का हिस्सा हो जाते हो, सरकारी मशीनरी का हिस्सा हो जाते हो। आप न केवल योजनाओं को लागू करवाते हो बल्कि योजनाओं को जो है बनाने में भी सहयोग करते हो। आप जनता तक योजनाओं को पहुंचाते हो, और जनता की भावनाओं को प्रशासन जो है वो एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाता है, सरकार तक पहुंचाता है, और उसके अनुसार जो है योजनाओं का और ज्यादा जो है सुदृढ़ीकरण होता है। तो आप इस तरीके से भी इनको देख सकते हो। आई होप कि आपके आंसर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। इसके अलावा भी आपका कोई और पर्सनल जो है वो उत्तर हो सकता है, लेकिन मेरे उत्तरों में से ये थे। और इसी प्रकार के जो है मेरे से भी क्योंकि प्रश्न पूछा गया था आरएएस 2016 में कि आप क्यों आरएएस बनना चाहते हो, तो मैंने इन्हीं जो है प्रश्नों का उत्तर इसी तरीके से दिया था। सो आई होप आप इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात को बार बार दोहराऊंगा कि आपके उत्तर में एक कन्विक्शन होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। बिल्कुल लैंग्वेज है ना इतनी ऐसी होनी चाहिए, आम भाषा होनी चाहिए, ना कॉम्प्लिकेटेड हो। आप मीडियम कोई भी हो, आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, ज्यादा बेहतर है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उसमें बोलें। सब्जेक्ट से संबंधित अगर प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में उत्तर दे सकते हैं, और अगर प्रश्न जो है जनरल पूछा गया है, आम बोलचाल का प्रश्न पूछा गया है, आपसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में पूछा गया है, तो उसका उत्तर हिंदी में ही दें। मैं इंग्लिश मीडियम से था, लेकिन मेरे से जो प्रश्न हिंदी में पूछे गए थे उसका हिंदी में उत्तर दिया। मेरे सब्जेक्ट के प्रश्नों का उत्तर मैंने इंग्लिश में दिया, चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम में था। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें।
इसके अलावा जो है आपसे पूछा जा सकता है कि एक आरएएस अधिकारी की या एक अच्छे अधिकारी की कौन कौन सी खूबियां हैं और आपके अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं जिस कारण हम आपको लें। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप अपनी कोई 4 कमी बताओ, 4 खूबियां बताओ, तो ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन कमी ऐसा मत बताना कि साहब मैं तो जो है कभी कभी जो है मुझे एक तो मैं मुझे नशे का शौक है, तो मैं थोड़ा सा कभी कभी पी लेता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता, फिर बाहर गिर जाता हूँ तो लड़ाई हो जाती है, बाकी मैं दिल से बड़ा अच्छा हूँ। वो जो शोले मूवी वाला है ना, वैसी कमियां नहीं बतानी है, अपनी कमी थोड़ी सी मॉडिफाइड करके बतानी है, और ऐसी कमी हो जो एक कमी भी ना हो और वो थोड़ी खूबी में भी बदल जाए। थोड़ा सा एक मैनिपुलेटेड आंसर इसका होगा कि आपकी जो कमी होगी वो आपकी एक्चुअली खूबी नजर आनी चाहिए। तो काफी लोगों से पूछा जाता है आपकी कमी, अगर आप ये नहीं बताएंगे साहब कमी तो मेरे अंदर कोई है ही नहीं और खूबी तो साहब बस पूछो ही मत, ऐसा भी उत्तर नहीं देना है। तो आप थोड़ा सा अपना आंसर बिल्कुल एक मीडियम मार्ग में रहते हुए अच्छा सा आंसर दें। तो हम देख सकते हैं कौन सी क्वालिटीज ऐसी हैं जो एक आरएएस अधिकारी में होनी चाहिए, या ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप में हैं। तो ये सभी क्वालिटीज आप में भी हैं और एक आरएएस अधिकारी में होनी भी चाहिए। तो इसमें जैसे ऑब्जेक्टिविटी हो, वस्तुनिष्ठता हो, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जो तथ्यों के ऊपर आपके डिसीजन बेस्ड होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, बिना किसी बायसनेस के होने चाहिए, रेशनैलिटी होनी चाहिए, वैल्यू ओरिएंटेड हो, आप भावनाओं को तरजीह देते हो, कोई भी डिसीजन निर्णय आप लेते हो तो लोगों की भावनाओं का उसमें सम्मान होना चाहिए, वो केवल फैक्ट ओरिएंटेड ही नहीं हो, उसमें वैल्यूज भी हो। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके कार्य में जो है एकदम पारदर्शिता हो, आप सिटीजन चार्टर को फॉलो करते हो, आपके जो है भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, आप ईमानदार हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आप ईमानदारी के साथ में अपना कार्य भी जो है पूरी श्रद्धा के साथ करते हो, पूरे डेडिकेशन के साथ में करें, आपको दूसरे की भावनाएं समझ में आती है, दूसरे का पेन आप समझते हो, एम्पैथी होनी चाहिए, पेन समझने के साथ साथ आप उनको दूर करने का भी प्रयास करते हैं, कंपैशन आपके अंदर होनी चाहिए, आप इंटेलिजेंट होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप आरएएस तक यहाँ आरएएस का इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो आप इंटेलिजेंट भी हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज हो। मैं ये जो क्वालिटीज बोल रहा हूँ ये आप में है और आपको उत्तर भी देना है इसी प्रकार से। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप वो आपसे पूछेंगे कि साहब आपने ऐसा कौन सा काम है जो लीडरशिप क्वालिटीज का किया है, क्या नेतृत्व दिया है आज तक आपने। तो कोई भी एक आपकी लाइफ का इंसिडेंट बता देना अगर हुआ हो तो, छोटा मोटा इंसिडेंट कभी ना कभी आपने ऐसा हुआ होगा, कुछ ना कुछ नेतृत्व कहीं ना कहीं किया होगा जहाँ पर जरूरत पड़ी होगी तो आप आगे आए होंगे। तो वो सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास में होनी चाहिए, आप चीजों को समझ सकते हो और परिस्थिति के अनुसार आप जो है उसका निर्णय ले सकते हो, आप लोगों के भावनाओं को समझ सकते हैं, लोगों की भावनाओं को इज्जत दे सके और उसकी भावनाओं के अनुसार उनसे काम करवा सके, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छे तरीके से आप लोगों को सुने, और उसके अलावा एक अच्छे ओरेटर हो, आप एक अच्छे प्रवक्ता होने चाहिए, अच्छे जो है वक्ता होने चाहिए, आप अच्छे से अपनी बात को रख पाए, अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ में रख पाए, रेशनल अप्रोच होनी चाहिए, टीम भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आप न केवल अपना विकास, अपने साथ साथ अपने सबॉर्डिनेट्स का, अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका भी विकास करें, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, उनको भी मौका दें ताकि वो आगे आए। ऐसा ना हो कि जो भी कार्य किया है उसका श्रेय आप अकेले ले जाएं, तो आप उनको भी बराबर का श्रेय दें कि साहब इन्होंने भी अच्छा काम किया, ताकि एक अच्छी भावना हो, अच्छे से आप काम कर सकें। जो भी काम आप करें उसमें एक ओपननेस हो, खुलापन हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज छिपी हुई ना हो, और इनोवेटिव होना चाहिए, आप नए नए तरीकों को अपनाएं, नई नई चीजों को, और टेक्नोलॉजिकल आपको जो है टेक्निकल नो हाउ होनी चाहिए। सो ये कुछ क्वालिटीज है जो एक अच्छे आरएएस अधिकारी में होनी चाहिए और जो आप में भी है। तो आपसे पूछा जाएगा आप में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, तो आप इनमें से कोई सी भी बता दें, आप में क्या कमियां हैं। तो आप जो है कभी कह सकते हो कि साहब कभी कभी जो है मैं बेचैन हो जाता हूँ, रेस्टिवनेस आ जाती है अगर मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता, तो मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि समय से पहले अपना लक्ष्य प्राप्त करूँ। कभी कभी मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता, जब मैं अपने कार्य में लगा रहता हूँ तो वो मेरे को काफी ऐसा लगता है कि मुझे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वो क्या है कि आपके पॉजिटिव भी साथ में आ रहे हैं और थोड़े से आपके नेगेटिव भी साथ में आ रहे हैं। मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि चीजों को समय पर प्राप्त कर लूँ, नहीं प्राप्त होता तो मुझे उससे निराशा होती है, ये आपकी कमी हो सकती है। और भी कोई ऐसी कमी हो, कमी ऐसी होनी चाहिए कि इतनी भी कमी नहीं हो जाए कि साहब मैं जुआ खेलता हूँ, दारू पीता हूँ और मैं तो अपराध भी हो जाता है, कभी कभी पीट भी देता हूँ मैं, और ये सब चीजें, ऐसा जवाब नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर जो है वो एकदम क्लैरिटी के साथ में हो, पॉजिटिव लगे, आपका नेगेटिव उत्तर भी उनको पॉजिटिव लगना चाहिए। देन आपका जो है एक जो प्रश्न आरएएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो होते हैं इमेजिनरी या सिचुएशनल क्वेश्चंस।
ठीक है, सिचुएशन में आपको डाल दिया जाएगा, उस सिचुएशन में आप किस प्रकार से बिहेव करेंगे, किस प्रकार से उस सिचुएशन को मैनेज करेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें एक प्रश्न जो है पिछले साल भी पूछा गया था काफी बार कि आप अगर मुख्यमंत्री होते या आप राज्य के देश के वित्त मंत्री होते तो आप किस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए या आप जो है पैसा बढ़ाने क्या ऐसी योजनाएं लागू करते जिससे जो है इंक्रीज होता है रेवेन्यू, क्योंकि अभी आप पता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल नीचे लगी हुई है। तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम लागू करवाते हैं एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इमेजिनरी जितनी भी स्कीम्स हैं जो आप लागू कर सकें, कि आप नए टैक्स लगाएंगे, स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, उद्योगों को बढ़ावा देंगे, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा जो है एक कुछ जो ऐसी योजनाएं लागू करेंगे जैसे मनरेगा टाइप की योजनाएं हो, हम जो है नदी जोड़ो अभियान भी करेंगे ताकि उससे जो है एक तो बिजली भी उत्पादन होगा, साथ में लोगों को काम भी मिलेगा, नए जो है जो सोर्सेज हैं इनकम के, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे इसके अलावा आपका सोलर एनर्जी से संबंधित हो, विंड एनर्जी हो, एनर्जी उत्पादन हो, मिनरल्स के विकास से संबंधित योजनाएं या राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देना हो ताकि टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकें। तो ये सब चीजें हम एज ए फाइनेंस मिनिस्टर या एज ए मुख्यमंत्री करेंगे। वाई शुड वी चूज यू, हम आपका ही सिलेक्शन क्यों करें भाई, हम आपका ही सिलेक्शन क्यों करें साहब, क्योंकि मेरे अंदर वो एक मुझे लगता है एक प्रशासनिक अधिकारी के समस्त गुण व्याप्त है जो आप देखना चाह रहे हो या जिस प्रकार का सूटेबल कैंडिडेट आप लेना चाह रहे हो कि साहब मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि मैं प्रशासन को मदद कर सकता हूँ, या मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड उस प्रकार की है, या मैं उतना डिटरमाइंड हूँ कि मैं आगे चलकर जो है अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट मैंने अभी आपको बताई कि आपके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, उनको कवर करना है। इसके अलावा क्राउड कंट्रोल, रोड्स और क्राइम प्रिवेंशन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि अगर एक मेडिकल टीम है वो कहीं पर गई हुई है, किसी बस्ती में गई है, जो अभी रिसेंटली भी ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर सस्पेक्ट है जो कोविड-19 का नेगेटिव है या पॉजिटिव है और या कोविड से जो है वो बीमार है और उसको आपको लेने जाना है या सस्पेक्ट्स को जो है क्वारंटाइन करना है और लोग वहाँ पथराव कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से डील करेंगे। लोगों तक राशन आपको पहुंचाना है, लेकिन भीड़ भाड़ हो रखी है, हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रखे हैं या कहीं पर ऐसे टेंशन क्रिएट हो रही है, तो उसको आप कैसे क्रिएट कर जो है शांत करेंगे, या जाति संघर्ष हो रहा है तो आप उसको कैसे शांत करेंगे, या फिर जो बच्चे हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं अपनी डिमांड के लिए कि साहब जो है आरपीएससी के अगेंस्ट भी बड़े धरने हुए थे कि जो है टाइम पर नौकरियां निकालो, अदरवाइज या फिर रिजर्वेशन के संबंध में कोई जो है इस तरीके का झगड़ा हो रखा है, तो स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स का कोई अगर मार्च निकल रहा है, पॉलिटिकल मार्च निकल रहा है, हिंदू मुसलमान है, जातीय संघर्ष है, या फिर इसके अलावा कोई और ऐसी समस्याएं जिसमें मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया हो या जैसे मोताना जैसी समस्या होती है पश्चिमी राजस्थान में, तो उनको कैसे आप डील करेंगे। इसके ऊपर मैं जो आज तो भी समय नहीं है तो मैं आज शाम को या कल जो भी मेरे को समय मिलेगा तो और डिटेल में चर्चा करूंगा मैं कि कैसे जो है आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहें, इमेजिनरी स्कीम्स के लिए आप तैयार रहें। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस प्रकार, और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं आप उनको किस प्रकार से लागू करेंगे, कैसे जो है आप लोगों तक अपनी बातों को रख पाएंगे, कैसे इफेक्टिवली आप उनको डील कर पाएंगे। कोई भी योजना अगर सक्सेसफुल बनानी है तो क्या क्या चीजें करनी आवश्यक है, क्या ऐसे नए उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हाउ वुड यू स्टॉप करप्शन इन डिपार्टमेंट्स और ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, तो आप अपने विभाग में किस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकेंगे, उसमें पारदर्शिता किस प्रकार से बनाए रखेंगे, ये सब प्रश्न जो है आपसे पूछेंगे। तो आप थोड़ा सा तैयार रखना, चाहे वो सिटीजन चार्टर से संबंधित हो या इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगाना हो या पैम्पलेट चिपकाने हो किसी भी प्रकार के, या अपने स्टाफ को अवगत कराना हो, उनको बार बार ब्रीफ करना हो, उनकी मीटिंग लेना हो, लोगों के साथ में बिना किसी जो है एक बैरियर के मिलना हो या उनसे फ्रीक्वेंट मीटिंग करना हो या प्रशासन को जनता के बीच में ले जाना हो, ये सब जो है एफर्ट्स हैं जिसके द्वारा हम ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप भी इन सब चीजों पर फोकस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो इंटरव्यू से संबंधित पूछी जा सकती हैं। मैं चौथी क्लास ले रहा हूँ ये इंटरव्यू से संबंधित, लेकिन मैं हर एक क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ ताकि आपको पॉइंट्स ध्यान में रहें। इसके अलावा मेरा ये मानना है आपके कोई भी प्रश्न हो आप पूछें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि मैं अगर मुझे कोई उसमें एक्सपीरियंस होगा तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। आई होप कि मैंने आपको ज्यादा बोर नहीं किया हो, एंड थैंक्स फॉर बियरिंग मी। थैंक यू फ्रेंड्स, हम आज फिर मिलेंगे शाम को या फिर जब भी मेरे पास समय होगा कल, तो हम जो है एक बार फिर से डिस्कस करेंगे किस प्रकार से जो है हम आरएस की इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं
कल क्लास में ये चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से हमें आरएएस की तैयारी करनी है। तो जो साथी बिल्कुल नए जुड़े हैं तो उनके लिए अलग से मैं जो है ये टिप्स शेयर करूंगा कि मैंने किस प्रकार से तैयारी शुरू की, क्या मैंने जो चीजें की, और आप किस प्रकार से जो है एक एफर्ट्स डाल सकते हो ताकि आप भी जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू वेरी मच।